Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग रचना शारीर में अभिनिवृत्ति शारीर टॉपिक के अंतर्गत मतलब डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार से धातु भेद से पुरुष के संगठन के बारे में वर्णन किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धातु भेद से पुरुष का मतलब ये है कि आयुर्वेद में विभिन्न आचार्यों ने शरीर को यह बताया है कि शरीर जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों और धातुओं से मिलकर बना है। उसी में कई कई जगह पे मतांतर देखे जाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के बारे में नीचे देखिए लिखा हुआ है संक्षेप में कि पुरुष के शरीर का संगठन जिन तत्वों या धातुओं से बना होता है उनकी गणना के संबंध में आयुर्वेद के आचार्यों में मतांतर रहे हैं, मतलब उनमें जो है मतांतर रहे हैं। ठीक है, और इसी पुरुष को अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, मतलब कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है पुरुष का अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। इसी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से एक धात्वात्मक पुरुष, मतलब कि एक धातु वाला पुरुष। तो आचार्य चरक जी ने शारीर स्थान में बताया है कि चेतना धातुरप्येकः स्मृतः पुरुष संज्ञ का, मतलब कि शुद्ध पुरुष केवल चेतना धातु से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे चेतना को धातु मानी गई है और उसको एक बताया, मतलब कि एक ही धातु मानी गई है, तो इसे एक धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। ठीक है, और इसी पुरुष को शुद्ध पुरुष बताया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है पीजी वालों के लिए भी, AIPGET के लिए भी, पीजी प्रिपरेशन में भी। शुद्ध पुरुष किसे कहते हैं, तो चेतना धातु से जो पुरुष उत्पन्न होता है उसे ही शुद्ध पुरुष कहते हैं, या एक धात्वात्मक पुरुष को ही शुद्ध पुरुष कहते हैं। फिर इसके बाद देखें द्विधात्वात्मक पुरुष के बारे में। तो इसमें बताया गया है, पहले तो बताया गया अग्नि और सोम इन दो धातु से मिलकर। तो बताया गया कि सभी द्रव्य जो हैं वो पंचभौतिक होते हैं और इसमें अग्नि और सोम की बहुलता होने से पुरुष को अग्नि सोमात्मक कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने गर्भ प्रकरण में शुक्र को सौम्य तथा आर्तव को पुरुष को आग्नेय बताया है। ठीक है, अतः गर्भ को भी अग्नि सोमात्मक बताया गया है। ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अगर दूसरा एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो क्षेत्र और क्षेत्रज। तो क्षेत्र को शरीर कहा गया है और क्षेत्रज को आत्मा। तो जो क्षीण होता रहे अथवा छत से बचाता कहे वह क्षेत्र रूपी शरीर है, और इस क्षेत्रीय शरीर में जो आकर स्थित होता है उसे क्षेत्रज मतलब आत्मा कहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज से मिलकर के शरीर की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया द्विधात्वात्मक पुरुष। तो द्विधात्वात्मक पुरुष में दो प्रकार की डिस्क्रिप्शन है, एक तो अग्नि और सोमात्मक वाला और क्षेत्र और क्षेत्रज वाला। ठीक है, ये हो गया द्विधात्वात्मक पुरुष। फिर देखें इसके बाद देखते हैं त्रिधात्वात्मक पुरुष, मतलब कि तीन धातुओं से मिलकर जो पुरुष बना हो। ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। पहला त्रिदंडात्मक पुरुष, फिर त्रिगुणात्मक पुरुष और त्रिदोषात्मक पुरुष। ठीक, त्रिदंड, त्रिदोष और त्रिगुण से बनने वाले पुरुष को त्रिधात्वात्मक पुरुष बताया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर त्रिदंडात्मक पुरुष की बात की जाए तो चरक सूत्र स्थान में इसका वर्णन किया गया कि सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतेत त्रिदंडवत लोकातिष्ठति संयोगात्र सर्वम प्रतिष्ठितम। ठीक है, मतलब कि इस लोक मतलब जीवात्मा का आधार तीन दंडों के समान। ठीक है, सत्व मतलब जिसे मन कहा गया है, आत्मा और शरीर है। ठीक, और इनके संयोग से यह लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार तिपाई मतलब त्रिपादिका के तीन दंड होते हैं उसी प्रकार लोक भी सत्व आत्मा और शरीर नामक तीन दंडों से बना है। ठीक है, तो ये त्रिदंडात्मक पुरुष के बारे में वर्णन है। इसमें सत्व आत्मा शरीर से पुरुष की उत्पत्ति बताई गई है। अब त्रिगुण की बात की जाए तो त्रिगुण में सत्व, रज और तम इसका वर्णन किया गया है कि पुरुष की जो उत्पत्ति है वो त्रिगुणात्मक पुरुष की बात अगर की जाए तो वो सत्व, रज और तम से उत्पन्न हुआ है। और अगर त्रिदोषात्मक पुरुष की बात की जाए तो वात, पित्त और कफ हम सभी जानते हैं, इन तीन दोषों से मिलकर पुरुष की उत्पत्ति बताई गई
है, तो इसे त्रिदोषात्मक पुरुष बताया गया है। ये जो वीडियो है ये पीजी प्रिपरेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आ जाता है कि त्रिगुणात्मक पुरुष या त्रिदोषात्मक पुरुष किसे बताया गया है। सो उसके बारे में एमसीक्यू में कई बार आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो त्रिदोष के बारे में अगर देखा जाए तो वात पित्त कफ ये दोष हैं जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं तब शरीर को धारण करते हैं और इसीलिए वे धातु भी कहलाते हैं। जब शरीर में ये धारण करते हैं तो वे धातु कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको भी त्रिधात्वात्मक पुरुष कहा गया है। अब अगर पंचधात्वात्मक पुरुष की बात की जाए तो इसमें आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान के पहले अध्याय में श्लोक दिया है कि महाभूतानि ख वायुर अग्निर आप क्षितिस्तथा, मतलब कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, महाभूतानि वायु मतलब वायु, अग्नि, आप मतलब जल और क्षिति मतलब आकाश और ख से यहाँ पृथ्वी को बताया गया है। इन पांचों महाभूतों के द्वारा पंचधात्वात्मक पुरुष उत्पन्न हुआ है और उसे पंचधात्वात्मक पुरुष कहते हैं। मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन पांचों महाभूतों के समुदाय से बने पुरुष को पंचधात्वात्मक पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे महाभूतों की संख्या कितनी है? 5। सो इसी वजह से इसे पंचधात्वात्मक पुरुष कहा गया है। अब इसके बाद देखें तो षड्धात्वात्मक पुरुष के बारे में। तो षड्धात्वात्मक पुरुष के बारे में मतलब जो 6 धातुओं से मिलकर बना हो, ठीक है। तो पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति सह ऐसा कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक भी है और ये कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे इसको पूछा जाता है और इसका जो रेफरेंस है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इस सुश्रुत शारीर स्थान के पहले अध्याय से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि पंच महाभूत मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और आत्मा इन 6 धातुओं का पुरुष षड्धात्वात्मक पुरुष कहलाता है और इसी को कर्म पुरुष सह ऐसा कर्म पुरुष और चिकित्सा अधिकृत मतलब चिकित्सीय पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्म पुरुष के बारे में आ जाए तो भी षड्धात्वात्मक पुरुष में बताया गया है पंच महाभूत प्लस आत्मा, और चिकित्सीय पुरुष में भी पंच महाभूत प्लस आत्मा से जो पुरुष होता है उसे बताया गया है। इसके बाद देखा जाए अगर तो एक और श्लोक है, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने ही बताया है इसका कि खादश चेतना षष्ठा धात्वा पुरुष स्मृता। और दूसरा श्लोक भी आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान में दिया है कि ख वायुर अग्नि आपा क्षितिस्थ था। तो यहाँ पे खाद्य का अर्थ है, यहाँ पे खाद्य का अर्थ खा वायुर अग्नि आपा लिया गया है, मतलब कि ख आदि, ठीक है। तो यहाँ पे ख आदि का अर्थ खा वायुर अग्नि आपा लिया गया है, मतलब कि खाद्य का अर्थ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पंच महाभूत को इस शब्द से दर्शाया गया है। और चेतना पंच महाभूत और चेतना मतलब आत्मा इन 6 धातुओं के पुरुष को षड्धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। तो अगर षड्धात्वात्मक पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर इसमें चेतना बता दी जाती है पंच महाभूत और चेतना तो वह षड्धात्वात्मक पुरुष ही रहेगा। लेकिन अगर उसी में पंच महाभूत और आत्मा बताते हैं सो आत्मा जुड़ जाने से षड्धात्मक पुरुष को ही कर्म पुरुष या चिकित्सीय पुरुष कहते हैं। सो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखा जाएगा, फिर इसके बाद देखें षड्धात्मक पुरुष में आचार्य सुश्रुत ने भी एक वर्णन किया है कि तत्त गर्भस्य पित्रज मात्रज रसजात्मक सत्वज सात्म्या जानी, मतलब कि मात्रज पित्रज आत्मज सात्मज रसज और सत्वज शरीर की सभी रचनाएं इन 6 भावों से होती हैं, अतः इनके समुदाय को भी षड्धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। तो ये जो 6 भाव हैं मात्रज पित्रज आत्मज सात्मज रसज सत्वज, इन 6 भावों को भी षड्धात्वात्मक पुरुष के अंतर्गत वर्णन किया गया है और इनसे इनके समुदाय को भी षड्धात्वात्मक पुरुष कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये षड्धात्वात्मक पुरुष समझ में आया होगा। कर्म पुरुष क्या है, चिकित्सीय पुरुष क्या है, मैं एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा बट आप अभी इस पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद अगर देखा जाए सप्त धात्वात्मक पुरुष के बारे में
तो रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवा, ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ये श्लोक है, ठीक है। रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवा, इन 7 धातुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इन्हीं से सप्त धात्वात्मक पुरुष बनता है, मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से सप्त धात्वात्मक पुरुष बनता है। इसी कारण से इसे सप्त धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। फिर इसके बाद अगर देखें द्वादश धात्वात्मक पुरुष, मतलब 12 धातुओं से निर्मित पुरुष, ठीक है। तो इसमें आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के, ये गलत दिया हुआ है ये संदर्भ, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में 4थे श्लोक में इसका वर्णन किया है कि आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञ का, मतलब कि आत्मा, इंद्रिय मतलब पंच इंद्रिय, मन और अर्थ, अर्थ का मतलब 5 अर्थ, इन 12 तत्वों के समुदाय को द्वादश धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। तो 5 इंद्रियां 5 कौन सी होती हैं? तो जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां क्या होती हैं? तो 5 इंद्रियां श्रोत्र मतलब कि कान, त्वक मतलब त्वचा, चक्षु मतलब नेत्र, जिह्वा मतलब टंग और घ्राण मतलब नोज। तो हमारे ये जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं इन्हें ही पंच इंद्रियां कहते हैं। मन, ठीक है, और 5 अर्थ। तो 5 अर्थ क्या होते हैं? 5 अर्थ होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो 5 इंद्रियों के द्वारा जो विषय जो है वो ग्रहण किए जाते हैं उन्हें अर्थ कहा गया है। तो श्रोत के द्वारा शब्द का ग्रहण किया जाता है, त्वक के द्वारा स्पर्श का, चक्षु के द्वारा मतलब नेत्रों के द्वारा रूप का, जिह्वा के द्वारा रस का और घ्राण के द्वारा रस का। ये हो गए 5 अर्थ। इन सबको अगर टोटल किया जाए तो टोटल 12 तत्व निकलते हैं और इसे ही द्वादश धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। तो मन, आत्मा, पंचेंद्रिया और 5 अर्थ, ठीक है, इसे ही द्वादश धात्वात्मक पुरुष बताया गया है। अब अगर त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष की बात की जाए, मतलब 13 धातुओं वाले, तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो दोष में 3 दोष आ गए हमारे, वात पित्त कफ। धातु में हमने सप्त धातु की बात की थी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और 3 मल। 3 मल कौन से? मूत्र, पुरुष और स्वेद, ठीक है। तो अगर इनका टोटल करेंगे तो 13 आएगा। तो इन 13 तत्वों के पुरुष को त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष कहा जाता है। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, 3 दोष सप्त धातु और 3 मल, ठीक है, इन्हें ही त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। फिर इसके बाद देखें अगर सप्तदश धात्वात्मक पुरुष, मतलब 17 तत्वों से बनने वाला पुरुष, तो इसमें आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 24वें अध्याय में ही बताया है कि आत्मा इंद्रिय मनो अर्था नाम यो अयम पुरुष संज्ञ का। तो यहाँ पे इसी श्लोक में पहले द्वादश में वहाँ पे 5 इंद्रियों का ग्रहण किया गया था, अब यहाँ पे 10 इंद्रियों का ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो आत्मा और 10 इंद्रियाँ, तो 10 इंद्रियाँ में ये जो होते हैं, ये जो इंद्रियाँ होती हैं ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और ये जो इंद्रियाँ हैं ये कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, तो ये हो गई 10 इंद्रियाँ, मन और 5 अर्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक। तो आत्मा 5 कर्मेंद्रियों में श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, वाक हस्त उपस्थ पायुपाद, ये कर्मेंद्रियाँ हो गई, और मन तथा 5 अर्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको टोटल करेंगे तो 17 आएगा। और अगर देखा जाए तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, वाक मतलब वाणी, हस्त का मतलब हाथ, उपस्थ मतलब जननेंद्रियाँ या लिंग, पायु को गुदा कहते हैं और पाद को पैर बताया गया है, ठीक। मन और 5 अर्थ, 5 अर्थ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस तरह से जो 17 तत्वों के समुदाय होते हैं, इसके समुदाय को सप्तदश धात्वात्मक पुरुष कहा गया है। फिर इसके बाद देखें अगर, तो चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें आचार्य चरक ने बताया है, श्लोक दिया है कि पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिक्यः स्मृतः मनोदंशो इंद्रियार्थ प्रकृति शास्त्र धातु की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मनोदशे इंद्रियार्थ प्रकृति शास्त्र धातु की। तो इसमें श्लोक में बताया गया है, और 10 इंद्रिया 10 इंद्रियां जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण वाक हस्त उपस्थ पायुपाद, कर्मेंद्रिय और ज्ञानी है। अर्था से यहाँ 5 महाभूतों का वर्णन किया गया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और मन, ठीक है।
सो अर्था, और अर्था के बाद प्रकृति अष्ट धातु की, तो अष्ट धातु वाली प्रकृति, तो अष्ट धातु वाली प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है, अव्यक्त महान अहंकार। तो ये जो 5 अर्थ थे, ठीक है, ये हैं अर्था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये अर्था के अंतर्गत आते हैं और अर्थ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आते हैं। तो अर्थ प्लस अव्यक्त महान अहंकार को भी प्रकृति बताया गया है। तो 8 प्रकृति हो गई, 5 महाभूत अर्था हो गए, इंद्रियां 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय तथा मन, इन सबको मिला के टोटल 24 तत्व होते हैं, जिन्हें आचार्य चरक ने चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष बताया है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत जी ने भी श्लोक दिया है कि बुद्धि इंद्रिय मनो अर्था नाम विद्यादि योग धर्म परम चतुर्विंशति को हेषा राशि पुरुष संज्ञ का। मतलब कि बुद्धि इंद्रिय मन अर्थ, इनके योग को धातु कर, इनके बुद्धि मतलब बुद्धि इंद्रिय मन अर्थ, इनके योग को धारण करने वाले को पर जानना चाहिए, और इसी चतुर्विंशति पुरुष को राशि पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो अगर आ जाता है कि आचार्य ने कौन सा आचार्य ने राशि पुरुष का वर्णन किया है, तो ये बता सकते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने, और फिर इसी के साथ आचार्य चरक ने अगले ही श्लोक में बताया गया है सेम अध्याय के बुद्धि इंद्रिय मनो अर्था नाम विद्यादि योग धर्म परम चतुर्विंशति को होशा राशि पुरुष संज्ञ का। मतलब बुद्धि इंद्रिय मन अर्थ, इनके योग को धारण करने वाले को पर जानना चाहिए, और इस चतुर्विंशति तत्व की राशि को पुरुष कहते हैं। तो अगर राशि पुरुष के बारे में आ जाए तो ये वाला श्लोक बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि बुद्धि का अर्थ यहाँ पे लिया गया है महान अहंकार और पंच तन्मात्राएं। तो पंच तन्मात्राएं क्या होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर इसके बाद इंद्रिय से तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों का बताया गया है। मन और अर्थानाम, तो अर्थानाम से यहाँ पे पंच महाभूतों का वर्णन किया गया है। पर से परम, परम से यहाँ पे अव्यक्त का वर्णन किया गया है, यहाँ अव्यक्त का ग्रहण किया गया है। तो महान अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध को बुद्धि बताया गया है, अव्यक्त को पर बताया गया है, अर्था सेम है, वाक और 10 इंद्रियां सेम है, और मन को बताया गया है। ठीक, सो इस प्रकार से कुल 24 तत्वों के समुदाय को जिसे राशि पुरुष कहते हैं। आई होप आपको राशि पुरुष समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं पंचविंशति धात्वात्मक पुरुष, मतलब 25 धातुओं से पुरुष किस प्रकार से बताया गया है। तो इस पे आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में श्लोक दिया है कि शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। मतलब गर्भ में शुक्र और शोणित के मिलने पर वहाँ आत्मा, 8 प्रकृति और 16 विकार, इन सब का संयोग होता है और उसे गर्भ कहते हैं। तो यहाँ पे शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, तो आत्म प्रकृति और विकार, तो आत्मा से यहाँ पे चेतना का धारण बताया गया है। ठीक है, और प्रकृति से यहाँ से अष्ट प्रकृति के बारे में वर्णन किया है जो हमने देख चुके हैं, अव्यक्त महान अहंकार शब्द स्पर्श रूप गंध। ठीक है, और विकार की बात की जाए तो विकार में 11 इंद्रिया और 5 महाभूत आता है। तो 11 इंद्रियां कैसे होगी, अगर 11 इंद्रियां आती हैं तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इन सबको अगर टोटल कर दिया जाए तो 11 बनते हैं, 11 होते हैं, और इसे ही 11 इंद्रियां बताया गया है। कई आचार्यों ने 11 इंद्रियों का वर्णन में यही बताया गया, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 महाभूतों को भी अगर मिला दिया जाए तो ये टोटल 16 विकार हो जाते हैं। तो आत्मा 16 विकार के अंतर्गत 11 इंद्रियां आती हैं, 11 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और मन, उसके बाद 5 महाभूत, इन सबको मिला के 16 विकार। उसके बाद अष्ट प्रकृति के अंतर्गत अव्यक्त महान अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, सो ये टोटल 25 तत्व होते हैं, और इन 25 तत्वों के संयोग से पंचविंशति धात्वात्मक पुरुष कहा है। और यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने सांख्य दर्शन का अनुकरण किया है। सो यहाँ पे आचार्य ने सांख्य दर्शन के अनुकरण मतलब कि उसके हिसाब से बताया है। सो ये हो गया पंचविंशति धात्वात्मक पुरुष। फिर इसके बाद देखते हैं असंख्य तत्वात्मक पुरुष। तो पुरुष का जो शरीर है वो अनेक अवयवों से बना हुआ है, और ये अवयव सूक्ष्म तथा स्थूल होते हैं, और इन्हीं को अपरिसंख्य या संख्य भी कहा जाता है।
सो इसी पे आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान में श्लोक दिया है, क्या बताया है कि शरीर अवयवः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति अति बहुत्वात् अति सौम्यात् अति इंद्रियत्वाच्च। मतलब कि शरीर की अंत रचना से अवयव बहुत अधिक संख्या में है। मतलब कि शरीर की अंतः रचना से, मतलब शरीर की अंतः रचना के अवयव बहुत ही अधिक संख्या में है। मतलब शरीर के अंदर जो भी अवयव हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत अधिक है। अति सूक्ष्म है, मतलब बहुत ही छोटे हैं। अतः हमें दिखाई नहीं दे सकते तथा हमारी इंद्रियों से उनका ज्ञान नहीं होता, अतः उनकी गणना करना असंभव है। इसी कारण से असंख्य तत्वात्मक पुरुष के बारे में बताया गया। इसी में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में भी इसका वर्णन किया गया कि इसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान के 5वें अध्याय में बताया गया है कि न शक्यश्चक्षुषा दृष्टम देहे सूक्ष्मतमो विभु दृश्यते ज्ञानम चक्षुरभिस्तप चक्षुर्भिरेव च। मतलब शरीर के अंतर्गत कुछ अत्यंत सूक्ष्म तत्व होते हैं जो अपनी आंखों से दिखते नहीं हैं, अतः उन्हें अनुभव से ही जाना जा सकता है। मतलब अनुभव का मतलब ज्ञान चक्षु या तपश्चक्षु से, तप चक्षु से जाना जा सकता है। तो चक्षुर अभिस्तप चक्षु भिरेव च, मतलब कि इनसे उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो 25 तत्वों के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के असंख्य जो तत्व होते हैं या अवयव होते हैं उसके अस्तित्व को आचार्य ने बताया है और उनसे बनने वाले पुरुष को असंख्य तत्वात्मक पुरुष बताया गया है। सो ये हो गया धातु भेद से पुरुष की संरचना। सो ये हो गया धातु भेद से पुरुष का वर्णन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा और ये यूजी के साथ साथ पीजी प्रिपरेशन में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।